खुदा के लिए इस हुकूमत को व्हाट्सएप पर रन करना बंद करें, अब व्हाट्सएप पर चलाना बंद करें, क्योंकि ये जो 22-23 हलाकतें हुई हैं मरी की, ये इसी व्हाट्सएप ग्रुप्स की वजह से हुई हैं। ये फेंस जो है ड्रग ट्रेड को ख़त्म करेगा या लिमिट करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा। फिर ये लोग जो उनसे झूठ कहलवाएं उनको फिर आप इबरतनाक सज़ा दें। आप तो सज़ा देते ही नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और कराची से हमें ज्वाइन किया है मारूफ साबिक सफारतकार जनाब ज़फ़र हिलाली साहब ने, और हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक साजिद भी हमारे साथ होंगे। आज ख़बरें बहुत हैं, पॉलिटिकल ख़बरें हैं। एक तो ज़फ़र हिलाली साहब की मौजूदगी जो है उससे फ़ायदा उठाते हुए हम अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उस पर हम बात करेंगे। मुईद यूसुफ साहब का दौरा मुलतवी हुआ है, फिर उसके बाद यूएई में एक हमला हुआ है, जिसके बाद इसराइल ने यूएई से ये कहा है कि वो उनकी सिक्योरिटी का डायरेक्ट वो ज़िम्मा उठाने के लिए तैयार हैं। अगर वो एक्सेप्ट ये कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि इजरायली इंस्टॉलेशंस जो हैं वो यूएई में हो सकती हैं। बड़ा एक ये टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान उसमें क्या कर सकता है, हमारे लिए इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, ज़फ़र हिलाली साहब से पूछेंगे। यहाँ पर डोमेस्टिकली अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो सानिया मरी की जो तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद 15 ऑफिसर्स जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है। जो वफाकी ऑफिसर्स थे उनकी खिदमात वफाक को वापस की गई हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इंज़बाती कार्रवाई इनिशिएट करने की रिकमेंडेशन की गई है और इस रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जा रहा है। और इसके अलावा हमारा जो निज़ाम है उस पर अगर हम बात करें तो बड़ा एक मशहूर वाक़या था, एक लड़के लड़की की वीडियो वायरल हुई, फिर उस्मान मिर्ज़ा को पकड़ा गया यहाँ इस्लामाबाद में। यकायक कुछ 6-7 महीने के बाद वो लड़का और लड़की अपने बयान से मुकर गए और आज अदालत में उन्होंने खुलकर ये कह दिया कि जनाब लड़की ने कहा मैं तो वो लड़की ही नहीं थी और ये जो आवाज़ है ये भी मेरी नहीं थी। और लड़के ने कहा जी हमने कोई बयान नहीं लिया, ये तो बस जो कुछ भी हुआ हमें पता ही नहीं इसका, हमें आप इससे निकाल दें। तो बड़ी एक अजीब बात है, ये क्यों ऐसा है? और ये ऐसे क्या पैसा जीत गया, या वो लोग डर गए, या उनको इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है और ये सब कुछ उन्होंने जो देखा, बड़ा ये एक तकलीफ़ दह सवाल है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन HEC इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला, बहुत बड़ा फ़ैसला, डॉक्टर तारक बिनोरी को बहाल कर दिया गया। चेयरमैन के ओहदे पर उन्होंने आज जाके चार्ज भी संभाल लिया है और अब 4 महीने उनके रह गए हैं। क्या इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी? फ़ैसला जो है सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन अभी तक पेंडिंग है, उसका फ़ैसला नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया। बड़ा एक ऐसा ये एक सिलसिला है, उसमें कुछ हाई अप्स के नाम भी हैं। वज़ीर आज़म साहब की बताया जाता है बड़ी एक करीबी अजीज़ा, उनकी अहलिया की एक करीबी अजीज़ा, शायद उनकी बहन जो हैं वो भी वहाँ पर काम करती हैं। झगड़ा तारक बिनोरी साहब के साथ हुआ क्या था और अब आगे किस तरह मामला चलेगा, इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है और इस पर हम बात करते हैं। लेकिन मैं आगाज़ में सिर्फ 1 मिनट लूँगा। जो सानिया मरी बड़ा एक दिलखराश वाक़या था और इसने एक्सपोज़ किया हमारे निज़ाम की खामियों को, और जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसमें एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि प्लान मौजूद था, SOPs मौजूद थे, उन पर अमल दरामद नहीं किया गया और सारी की सारी जो मैनेजमेंट थी वो व्हाट्सएप पर चल रही थी। अब आप ये देखें, अगर इंटरनेट डाउन हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट थी वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर सकती थी। कोई कंट्रोल रूम नहीं था, मशीनरी जहाँ पर होनी चाहिए थी वहाँ पर मशीनरी नहीं लगाई गई। इंतज़ामिया पहुँची, उन्होंने बहुत कोशिश की एंड पे, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। वो जाने बचाई जा सकती थी अगर ये लैप्सेस ना होते। लेकिन ये तो ठीक है कि हुकूमत ने ये 15 ऑफिसर्स जो है वो मुलतवी उनको यानी कर दिया है, सस्पेंड भी कर दिया है, तब्दील भी कर दिया है, लेकिन इसने ये बताया हमें कि ये बाकी जो हमारे डिवीज़न हैं, बाकी जो अजला हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा होगा, वहाँ पर भी व्हाट्सएप चल रहे होंगे, वहाँ पर भी हर चीज़ जो है वो ट्विटर जैसे तर्जमान आते हैं, ट्विटर से एक बयान लिया वज़ीर आज़म साहब का और उसको कर दिया।
अब तो खैर ट्विटर से हम कश्मीर की जंग भी जीत चुके हैं, अब तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि वो भी जंग हमें ट्विटर पर लड़नी है। तो ये जो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इसका जो इस्तेमाल है मैनेजमेंट में, ये एक आई ओपनर होना चाहिए। और लेट्स सी कि अपने इस तजुर्बे से हुकूमत कुछ सीखती है। क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई हदायत करेंगे, क्या उस्मान बुज़दार साहब को हदायत करेंगे कि एक्चुअल कंट्रोल रूम बनाए जाएं जहां पे ऑफिसर्स बैठ कर गुफ्तगू करें। जो बहुत इंतहाई एक्सट्रीम सिचुएशंस में आप जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्फ्रेंसेस के लिए, आप सोशल मीडिया, आप ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए इस हुकूमत को व्हाट्सएप पर रन करना बंद करें, अब व्हाट्सएप पर चलाना बंद करें। क्योंकि ये जो 22-23 हलाकतें हुई हैं मरी की, ये इसी व्हाट्सएप ग्रुप्स की वजह से हुई हैं। अगर मौके पर इंतजामिया मौजूद होती, कंट्रोल रूम होते, तो शायद इन अमवात से बचा जा सकता था। एक और तस्करा मैं भूल गया, इस पर हम जिक्र करेंगे। नूर आलम खान जो पीटीआई के रुकन हैं, तनकीद बहुत मुश्किल है उसको बर्दाश्त करना। और इमरान खान साहब, उनकी सारी तरबियत वेस्ट में हुई, तसव्वुर यह किया जाता था कि वो अपने ऊपर तनकीद को खुले दिल से लेंगे और जो खामियां हैं उस तनकीद से उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस अमली तौर पर ऐसा नहीं है। नूर आलम खान ने कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कुछ बातें कहीं वुज़रा के बारे में, हुकूमत के बारे में थी, पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है, लेकिन जवाब में शोकाज नोटिस। और अब उनको जो तमाम कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और 8 कमेटियों के वो रुकन थे, झैली कमेटियाँ जिसमें शामिल हैं, उन सब से बर्खास्त कर दिया गया है, उनको उनका नाम निकलवा दिया गया है। और लग ऐसा रहा है कि उनको कोई ऐसी मिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है कि दूसरे अरकान डर जाएं। देखना ये है कि क्या ये फिर फ्लड गेट खुलेगा या लोग डर के अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि तनकीद सुनना बहुत हौसले की बात है। और इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर कि वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को खुले दिल से सुनते हैं, गलत साबित हो गया, गलत। मेरा कप्तान एक लफ्ज़ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसके कानों में जो डाला जाए, उसके इर्द गिर्द जो दरबारी हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह, वो उन्हीं की बात को सुनता है। ज़फ़र इलाली साहब, डॉक्टर मुईद यूसुफ ने जाना था अफ़गानिस्तान, नहीं गए। 2-3 चीज़ें आ रही हैं कि शायद कोई बेहतर नताइज की तवक्को नहीं थी, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद अफ़गानियों को भी इस पर इतराज़ था, वो डॉक्टर मुईद यूसुफ को कोई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से सही स्टेक होल्डर नहीं समझते थे। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? वैसे तो कहा गया ये मौसम की ख़राबी की वजह से मुलतवी किया गया दौरा। नहीं, अब तो वाज़े हो गया है समी साहब कि ये अफ़गान तालिबान एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक जुलूस इनके ख़िलाफ़ ऑन अराइवल वो उनको पेश करते, और उस जुलूस के वो जो बैनर्स और होते हैं उन पे भी ऐसे चीज़ें लिखे गए जो मेरे ख़्याल में अनफ्रेंडली थे, अनएक्सेप्टेबल थे। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे सोसाइटी में जैसे तालिबान का सोसाइटी है अफ़गानिस्तान में, वो ख़ुद ये अरेंज कर रहे हैं, वो ख़ुद ये इंस्पायर कर रहे हैं। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला था कि वो नहीं जा रहे हैं। वो मौसम वे तो सब डिप्लोमेटिक बातें हैं, एक्चुअली वजह तो वो था। तो क्या हम इसको हिलाली साहब, अब हम लोगों को व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट? हिलाली साहब, व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट कि इतनी हमने सब कुछ किया, लेकिन अब एंड पे अगर हमारा एनएसए भी वहां पर नहीं जा सकता तो इसका क्या मतलब है? फिर अमेरिकन ने उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए? क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के हाथों में तो ज़रूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। ये इतना अमेरिका का नहीं है। ये एक्चुअली बात हुआ ये है मेरे ख़्याल में, हालांकि इट्स वेरी अर्ली। हमारा जो फेंस है ना समी साहब, ये फेंस ना सिर्फ जो वो कहते हैं कि अफ़गानीज़ को रोकता है जब मर्ज़ी सर उठा के जो हथियार हो चले जाए पाकिस्तान, मगर उससे भी ज़्यादा ये फेंस जो है ड्रग ट्रेड को ख़त्म करेगा या लिमिट करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा। और इस वक्त उनको पैसों की बड़ी ज़रूरत है। $500 मिलियन या $1 बिलियन तक
जो तालिबान और जो भी गवर्नमेंट है वो कमा सकता है ड्रग ट्रेड से। तो अगर आप फेंस खड़ा कर देंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो वो ना सिर्फ ये चाहते हैं कि जितना फेंस हुआ है उतना रुके, वो चाहते हैं कि जो बना है उसको भी उखाड़ें, इसलिए उनका बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। मगर सवाल ही नहीं होता है कि हम इस पे कंसेशन दें। देखिए, अगर ड्रग्स नहीं होते तो 94% हमारा फेंस बढ़ गया है, 6% जो रह गया है, चलिए उसका कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करते जो उतना ही सेफ होता, इसलिए कि इट ओनली इन्वॉल्व 6% ऑफ द लैंड। हालांकि असूली तौर पे जो हम अपने मुल्क में बनाना चाहते हैं, किसी और का हक नहीं होता है कहने कि तुम नहीं बनाओ, मगर चलो हम ये कर सकते थे। मगर ये जो है ये स्मगलिंग है, सबसे बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अफगानिस्तान का स्मगलिंग, और ख़ास तौर ड्रग्स। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में हर गली और हर मोहल्ले में ड्रग एडिक्ट्स हैं, और वो कुछ नहीं करते हैं, और वो उनके बेचारे ख़ानदान वाले जाके काम करना पड़ता है। और क्या काम उनको करना पड़ता है? इनके लिए पैसे कमाओ, और वो जब पैसे कमा के लाते हैं ये जाके और ड्रग्स पे ख़रीदते हैं। भाई हमारा एक ट्रांजिट पॉइंट है ड्रग्स के लिए, अब यूरोप जाने के लिए, सेंट्रल एशिया जाने के लिए, थ्रू अफ़गानिस्तान भी, ईरान भी जाता है। तो मेरे अपने ख्याल में ये फेंस हमारे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली सिक्योरिटी और टेररिज्म बट ऑल्सो स्मगलिंग एंड ड्रग्स। अच्छा, और अगर ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कोई ऐसी चीज़ है जो बनी है तो ये बात आपकी ठीक है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि ड्रग्स नहीं होना चाहिए, लेकिन लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट फॉर द आर्ग्यूमेंट। मुझे ये बताएं कि आपने उनके पैसे ब्लॉक कर दिए, $9 बिलियन, मदद आप उनको देने के लिए तैयार नहीं है, रिकग्नाइज आप उनको करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपने लोगों का पेट कैसे पालें, अपने हॉस्पिटल कैसे चलाएं, अपने कारोबार, अपनी हुकूमत को कैसे चलाएं? इसका भी तो कोई जवाब, इसका भी तो कोई हल वेस्ट को हमें देखना नहीं है। वगरना इसका मतलब तो ये है कि हमें और तालिबान को तो ये फिर लड़ाने की एक साजिश है, जो उनकी रिकग्निशन ना करना और उनको मदद ना करना। आपने दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स किया है। जिधर तक पैसों की बात है, हम तो कहते हैं कि अमेरिकनों को इनका $9.5-10 बिलियन जो डॉलर है इनको नहीं रोको, दो इनको, और साथ साथ जो $8 बिलियन डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस हर साल इनको मिलता था वो भी हम कहते हैं दो, इसलिए कि इसके माने हैं आप जंग लड़ रहे हैं बाय अदर मीन्स। अब आप फोर्सेस के साथ नहीं लड़ रहे हैं, मगर यू आर स्टिल causing a war with Afghanistan, you're waging war on Afghanistan by other means। हम तो कहते हैं ये मत करो आप, मगर साथ साथ ये तो हो ही नहीं सकता ना कि इसलिए कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे पर आप हमारा ट्रेड रूट को ख़त्म, हमारे से स्मगल करें और ड्रग्स और सब चीज़ करें, हमारा फेंस ख़त्म करें, हमारा टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो हमारा इतना बड़ा सेक्रीफाइस है वो सब रद्द हो जाए, इसलिए कि आपको पैसों की दिक्कत हो रही है। तो फिर बैठ के बात करो। रिकग्निशन आप कहते हैं बिल्कुल सही है, मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि इनको रिकग्नाइज हम करना चाहिए, और इसलिए कि दे आर इन कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, और हम उनसे बात करते हैं ऑन द बेसिस कि वो एक गवर्नमेंट है, मगर हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पे बड़ा दबाव है। ईरान क्यों नहीं कर रहा है भाई रिकग्नाइज उनको? ईरान तो अमेरिका का पिट्ठू नहीं है ना, वो क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए कि चाइना के भी दबाव है। देखिए, बात यह है कि हमें अपनी अगर हम एक आज़ादाना और इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी को फॉलो करना जा रहे हैं, ये ठीक है कि हमें दुनिया के साथ ही रहना है, लेकिन हमें अपने मफाद तो सामने देखने हैं ना। हमें अब बिल्कुल अमेरिका के आगे इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद में एक जो मैं जिस डिप्लोमेट से भी मिलता हूँ, वजारत ख़ारजा के जिस ऑफिसर से भी मिलता हूँ, अमेरिका की एक मोहब्बत के नशे में वो सरशार है और कहता है जी ताल्लुकात हमारे अब बहुत बेहतर हो रहे हैं, अब तो वो डेविड ब्लूम भी आ रहे हैं और वो हमारे एम्बेसडर 3 साल के बाद अमेरिका के एम्बेसडर यहाँ पे आ जाएंगे और अमेरिका से अब हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर होना जा रहे हैं। तो ये जो एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमारे जहनों पे है, ये तो हमें कहीं जाने नहीं दे रहा। ये तो बिल्कुल हमें इसने स्टक कर दिया है हिलाली साहब।
देखिए, अगर वो ये बातें कह रहे हैं तो वो गलत हैं। अमेरिका हमारे साथ नहीं आ रहा है। अमेरिका ने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान उनका मेजर स्ट्रेटेजिक एलाय है, मेजर नेटो लाइक पार्टनर है, हमें भूल जाए। और जो आदमी ये कहता है वो मेरे ख्याल में इज़ नॉट फिट टू बी अ डिप्लोमेट। मैं तो आपको कुछ और चीज़ कह रहा हूँ ना, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, हम हर चीज़ तरीके से उनको हम मदद करना चाहते हैं। अभी हमने कहा रेल लगाओ, रेलवेज लगाओ, $4.5 बिलियन हम जाके फिर झोली फैला के हम कहते हैं पैसे दो, हम अफ़गानिस्तान, जलालाबाद, इधर उधर ये सब हम कनेक्ट करना चाहते हैं। मगर इन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि भाई हमने फेंस बनाया है, कितने मिलियन, हमारी सिक्योरिटी, आप टीटीपी को कंट्रोल करें 6-5 साल के लिए, उधर से कोई इंसिडेंट नहीं है, और फिर आप आके कहें कि ये फेंस निकालो। मेरे ख्याल में इट इज़ अ वेरी गुड केस फॉर दैट। मगर फिर स्मगलिंग भी कम करो। 190 रुपया पैसा आज डॉलर पेशावर में 191 रुपीज़ का बिक रहा है। हमारे से ये डॉलर्स ले रहे हैं और हमारे से ये बाहर जाके ख़रीदते हैं इनकी चीज़ें जो इनकी ज़रूरत है। वी कैन स्टॉप इट, मगर गवर्नमेंट नहीं स्टॉप कर रही है। हालांकि हेमरेजिंग हो रहा है और हमारे पास डॉलर कम है। आपको पता है समी साहब, आज आप एज एन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान, आप डिविडेंड पैसे आपके नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कि जब आप, हालांकि हमारा फ़र्ज़ है आपको एज एन इन्वेस्टर डिविडेंड्स आपके आते हैं, आपको पैसे दे। क्यों? इसलिए कि डॉलर कमी है, हम डिले कर रहे हैं बहानों से इधर उधर कह के। और आप लोग आके हमारे वहाँ, यू आर बाइंग ओपनली इन द मार्केट, बाइंग डॉलर्स। हम हर चीज़ करना चाहते हैं इनके लिए, मगर दो चीज़ें हम नहीं करेंगे। हम अपनी सिक्योरिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम डिक्टेशन और ऑर्डर्स नहीं लेंगे, और हम आपको ड्रग स्मगलिंग की इजाज़त कभी देंगे नहीं। और अगर ये फेंस कुछ और नहीं किया, सिर्फ ड्रग स्मगलिंग को रोका, मैं समझता हूँ इट्स वंडरफुल। बिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज जो ड्रग में हैं और जो ड्रग स्मगलिंग के विक्टिम्स हो सकते हैं, वो बच जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब एक दूसरा इशू है हिलाली साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये एनालिसिस दिया, और डेफिनेटली ड्रग एक ऐसी चीज़ है जो हमारी नौजवानों को उसने बर्बाद किया हुआ है। एक बहुत बड़ी अक्सरियत उसमें मुलव्वस है। यूएई में एक हमला हुआ 2 दिन कबल एयरपोर्ट पर, जिसमें 2-3 लोग मारे गए, उनमें से एक पाकिस्तानी भी था। उसके बाद जो गल्फ़ फोर्सेस हैं उन्होंने हमला किया भरपूर यमन में, और कई दर्जनों लोग उनके मारे। अब इसराइल ये कह रहा है, उन्होंने ऑफ़र की है कि हम आपकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं और हम अपने सारे वसाइल आपको देने के लिए तैयार हैं। अगर ये हुआ तो फिर वो जो सारा सिस्टम है ड्रोन से बचने के लिए, मिज़ाइल से बचने के लिए, अगर वो इंस्टॉल किया गया वहाँ पर, तो वहीं पर तो इसराइली उसको चलाएंगे सब कुछ। तो बाकायदा एक फ़िज़िकल प्रेजेंस इसराइल की यूएई में, अभी तक यूएई ने इसका जवाब नहीं दिया, बट द ऑफर इज़ ऑन द टेबल। वेरी सीरियस लेवल पर गुफ्तगू हो रही है। अगर ये ऐसा होता है तो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? पहली बात तो ये है कि आप सोचिए एक मिनट के लिए कि एक अटैक हुआ है यूएई पे, एक, और यमन पे कितने सालों से, 7 साल से द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, ये लफ्ज हैं यूएन के, इन द वर्ल्ड टू। यमन पे जो जुल्म हो रहा है, माय गॉड, और इन पे एक अटैक हुआ है, एक, और उधर मिलियंस ऑफ पीपल बेघर हो गए और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मारे गए। खुदा के लिए समी साहब, हमें इनको कोई ऐसी पब्लिसिटी ना दें। बड़ी अफसोस की बात है कि एक भी अटैक हुआ, बिल्कुल, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर फौरन उनको फ़ोन करके कहने लगे बड़ी अफसोस की बात है, वज़ीर आज़म ने भी किया है, सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं, इनके खिलाफ लड़ेंगे, ये वो। हिलाली साहब, सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने भी फ़ोन किया। बस तो मुझे आप बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने रिमाइंड किया मुझे, थैंक यू। तो आप सोचिए, और जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो उधर मारे गए हैं, मैरिज प्रोसेशंस, फ्यूनरल्स, हाउसेस, आज जो सना में 14 लोग मारे गए हैं एक घरों में। यार फॉर गॉड सेक, एक फ़ोन कॉल नहीं किया? क्या आप और मेरी पाकिस्तानी हम हैं, क्या हमारी दुश्मनी है यमन से? क्या उनके वो मुसलमान नहीं है बस इसलिए कि गरीब है, हम परवाह नहीं करते?
और इन लोग जो है, हमें पता है हम इनको क्यों ऑल द टाइम जाके इनको प्रेज करते हैं और फ़ोन वोन करते हैं, पता है सबको। दिस इज़ द रीज़न, और कोई वजह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसराइल का भूल जाएं, ये पहले से सब फैन, ये सऊदी अरेबिया, यूएई, जीसीसी, समी साहब, ये पेट्रोल स्टेशंस हैं, ये अमेरिकन पेट्रोल स्टेशंस हैं गल्फ पे, ये सुपरमार्केट स्टेट्स हैं गल्फ पे। इनका आप कोई फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, आप भूल जाएं इनको। दे आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। इसराइल उनको बचाएगा, अमेरिका खुद उनको बचाएगा। अमेरिका उनको हवाई जहाज और बम दे रहा है बेचारे यमन को मारने के लिए, सोचिए तो सही। तो अब अगर ये इसराइल और अगर मैं आपको एक और बात आपके व्यूअर्स के लिए बताऊं, मैंने सुना ये है समी साहब 104,000 अफगान रेफ्यूजीज को चुप करके पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है एज रेफ्यूजीज। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्वाइटली क्यों उनको रजिस्टर कर रहे हैं, आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? अगर आप उनको पनाह देना चाहते हैं, इसलिए कि आपको पता है कि 3 से 5 मिलियन पता नहीं कितने जो आए थे, अभी तक 3 मिलियन इधर हैं और पूरे मुल्क में वो छा गए हैं, और फिर 1 और लाख आ रहा है। और अगर आप समझते हैं कि इन सैंक्शंस के साथ और नहीं आएंगे, यू आर मिस्टेकन, और इसलिए आप आस्ते से कर रहे हैं किसी को बगैर बताए हुए। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। आई थिंक पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि अगर आप पनाह दे रहे हैं लोगों को, कि कह के पनाह दो ना, बट जस्टिफाई इट। क्या ख्याल है आपका? नहीं, आई एग्री विद यू, लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी, आपने बहुत एक बड़ी इन्फॉर्मेशन ये शेयर की है हमारे साथ कि अगर 104 लोगों को यहाँ पर दी गई है रहने की इजाज़त, उनको एक्सेप्ट किया है, तो पता होना चाहिए कि ये कौन लोग थे। क्या ये पेंटागन के साथ काम कर रहे थे? क्या ये CIA के साथ काम कर रहे थे? ये कौन लोग हैं? यहाँ पर इनका रोजगार क्या होगा? ये किसकी मुआवनत करेंगे? जी 104,000 इन लोगों को बड़ी ये इत्तला जो दी है ज़फ़र हिलाली साहब ने। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक छोटा सा वक्फ़ा लेता हूँ, इसी पर हम बातचीत को जारी रखेंगे। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। शहज़ाद अकबर साहब से भी ये पता चला है वज़ीर-ए-आज़म साहब नाखुश हैं और कह रहे हैं कि इनकी जगह किसी नए बंदे को लगाना है। इत्तेसाब का अमल शायद ये समझा जा रहा है कि वो शहज़ाद अकबर की वजह से किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा। बहरहाल तमाम इशूज़ और ख़ास तौर पर ये जो अभी ज़फ़र हिलाली साहब ने बात की है, उनसे मज़ीद इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात हो रही है। इस वक्त मुख्तलिफ़ मसाइल में घिरा हुआ है पाकिस्तान, और ये 1,04,000 अफ़गानियों को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इस हवाले से कोई नहीं बताया गया, कौम को इत्मीनान में नहीं लिया गया। इससे पहले लाखों अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत पर एक बड़ा बोझ है उनका। और फिर इसके अलावा जो स्मगलिंग है उसमें भी ये अक्सरियत इनकी जो है ये मुआवनत करती है। पाकिस्तान का निज़ाम एक तरह से मफलूज है। हिलाली साहब, इसका तो ये तो फिर बिल्कुल हमें यानी ये कहते हुए बड़ा एक अफसोस हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत की भी जो तरजीहात हैं वो गुफ्तगू में और हैं, लेकिन अमली तौर पर तो फिर ये भी वही काम कर रहे हैं जैसे माजी में होता रहा। हाँ समी साहब, मगर आप मेरे ख़्याल में ये हमारा कसूर इतना नहीं है। आखिर क्या करें? क्या हमने इनको कितने दफ़े कहा था, हमने UN को कहा था कि देखो आप मेहरबानी से एक ख़ास सेंड फोर्सेस के आप एक जगह बनाएं अफ़गानिस्तान के अंदर जिधर हम इनको इमदाद दे सकें, आप भी हमारे साथ मिल के इमदाद दें। कैंप्स विद इन अफ़गानिस्तान बनाओ और सिक्योरिटी उधर उनको दो, तो ठीक है। हम कब तक इनको एक्सेप्ट करते रहेंगे?
अभी मुझे नहीं पता कि वो जो हमारा लेवल ऑफ पॉलिसी था, वो जो डायरेक्शन था, उस पे कितना हमें, ऑब्वियसली उसमें कोई नोबडी एग्रीड। तो एज अ रिजल्ट वो इधर आ रहे हैं और हम उनको रख रहे हैं। मैंने ट्वीट करके गवर्नमेंट स्पोक्समैन से पूछा है कि भाई खुदा के लिए बताओ ये सच है कि नहीं। आज अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और एंड आई हैव सीन इट इन द प्रेस। तो मेरे ख्याल में समी साहब, अगर ये सच है तो फिर तैयार हो जाएं, और भी आएंगे। आखिर मिड 2022 $8 बिलियन जो बायलैटरल असिस्टेंस, वो 9 बिलियन को तो छोड़ दें फिलहाल, $8 बिलियन जो बायलैटरल असिस्टेंस हर साल मिलता था उनको, वो भी तो रुक गया है। ये अमेरिकनों ने जंग खत्म नहीं किया है, वो जंग खत्म किया है जो सोल्जर्स लड़ते हैं। दूसरा जंग एरोगेंस और ठगरी, वो तो चल रहा है, लोगों मर रहे हैं और मरेंगे जंग से ज्यादा। 8 बिलियन आप इनको दे दें, खाना पीना इनका काफी हो तो शायद कम मरे, मगर वो पैसे रोक दे, बेशक गोलियां ना चलें और लोग मरेंगे। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या पॉलिसी है। एक डोमेस्टिक इशू बड़ा अफसोसनाक, जो मैं चाहता हूं कि आप इस पे कमेंट करें। यहाँ पर इस्लामाबाद में एक वीडियो वायरल हुई, उस्मान मिर्ज़ा नामी एक शख्स की, तशद्दुद एक लड़की पे कर रहा था, लड़के पे, उनसे इनडिसेंट एक्ट करवाए, पैसे बटोरे उनसे, और भी बहुत सारी वीडियोस पकड़ी गई। 8, 9, 7, 8 महीने के बाद वो लड़की और लड़का अचानक अदालत में जाके अपने बयान से मुकर गए। अब लड़की ये कह रही है कि ये वो लड़का ही नहीं है, हमें तो, मेरे साथ तो ज़्यादती नहीं हुई, ये आवाज़ भी मेरी नहीं है, और मैं तो इसमें हुई नहीं, ये जो कैंपेन चली सारी सोशल मीडिया पे, ये तो मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ। एक बड़ा सवाल हमारे निज़ाम पर कि ना यहाँ पर किसी एक्यूज़ की जो एक बेचारा विक्टिम है, ना उसकी कोई यहाँ पर प्रोटेक्शन है, ना कोई विटनेसेस की प्रोटेक्शन है। पैसे के बलबोते पर या ताकत के बलबोते पर लोग जो हैं वो विक्टिम्स को बाद में डराकर अदालती कार्रवाइयों से भी वो उनको हटा देते हैं। तो इट्स ए वेरी सैड अफेयर, बट वी वर एक्सपेक्टिंग ए चेंज बिकॉज दिस गवर्नमेंट हैज़ मेड सम सीरियस प्रॉमिसेस। हिलाली साहब, तो फिर ये जो हमारे अदालतें हैं, ये क्यों नहीं एक्ट करते हैं? ये क्यों नहीं इन्हीं लोगों को कहते हैं कि जितना पैसा तुम्हें मिल रहा है और हम समझते हो तुम गरीब हो और तुम पैसे के लिए ये कर रहे हो, उतना पैसे हम आपको देंगे, मगर एक चीज़ हमें बताएं सबूत समेत कि आपको इन्होंने झूठ बुलाया। मेरे ख्याल में आप देखेंगे वो पता चल जाएगा उनको, और फिर ये लोग जो उनसे झूठ कहलवाएं उनको फिर आप इबरतनाक सज़ा दें। आप तो सज़ा देते ही नहीं हैं। मैं आपको क्या कहूँ, ये किसका कसूर है भाई? अदालतें जो पाकिस्तान में है, कोई इतने पागल अदालतों की दुनिया में नहीं है। वो अपने आप को सेलेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तनख्वाह फिक्स करते हैं, पेंशन फिक्स करते हैं, और उनको कोई नहीं निकाल सकता। कोई नहीं एक जज को निकाल सकता। ये किसी मुल्क दुनिया में नहीं है। अरे भाई, इतना प्रोटेक्शन आपको है तो हमें इंसाफ दो। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, आपने बड़ी वेल इनपुट दी। अब मेरे साथ हैं सदीक साजिद साहब भी, उनसे भी हम इस मामले पर बात करेंगे। सदीक साजिद साहब, ये लड़की तो मुकर गई अपने बयान से और लड़का भी मुकर गया। मैं उनके बारे में तो नहीं, मुझे नहीं पता क्या हालात होंगे, गरीब लोग होंगे, प्रेशर पड़ रहा होगा, कैसा प्रेशर पड़ा होगा, पैसे कुछ लिए दिए होंगे, इन्होंने उस बात से तो इनकार किया। लेकिन जब आप 6-6, 7-7, 8-8 महीने ये केस चलाएंगे तो आप जो ताकतवर मुल्ज़मान हैं उन्हें ही आप टाइम दे रहे हैं ना, कि आप इनको परचेज़ कर लें, इन पर दबाव डाल लें। तो ये तो एक हमारे पूरा जो एक निज़ाम इंसाफ है उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा नहीं है सदीक साजिद? बिल्कुल समीका, बहुत शुक्रिया। ये तमाचा भी है, और आपको पता होगा इन्होंने बड़े शद्दोमत के साथ ये हुकूमत लेकर आई थी। कुछ कानूनी इस्लाहात, कुछ बिल भी इन्होंने पास करवा लिए,
उनके ऊपर अमल दरामद सबसे बड़ा मसला है। अदालतों में अगर ये केस चले, हर चीज़ आपके सामने हो और उसके बावजूद उनको इतने मातम लटकाया जाए, चालान पेश ना किया जाए, चालान पेश कर दिया जाए तो नामुकम्मल हो, फिर उसके बाद ज़िमनी चालान आ जाए तो फिर मौके तो आ जाते हैं। अब ये एक नई कहानी है, वो जो लड़की बयान कर रही है वो तो भी वो जो फिल्मी अंदाज होता है कि एक लड़की की 7 शक्लें हो सकती हैं, 7 किस्म की। नहीं वो तो देखिए सदीक साजिद, वो जो लड़की कह रही है ना, डेफिनेटली देखें, एक तो मैं अपनी टीम से कहूँगा कि आपकी ऑडियो जो है ज़रा उसको ठीक कर लें, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, इसका कोई बंदोबस्त कर लें। दूसरा जो आप ये बात कर रहे हैं ना, देखें लड़की तो बेसिकली बयान से मुकर गई है और डेफिनेटली अगर किसी के साथ इतनी इंसल्ट हो जो हमने वीडियो देखी है, तो उसके बाद अगर कुछ और उन्हें खौफ हो कि आगे जाके इस मुकदमे के बाद अगर ये तो अंदर रह जाएगा, लेकिन अगर किसी ने धमकी दी हो, उसके किसी बहन भाई दोस्त ने, उसके गैंग के किसी बंदे ने कि हम पूरा ख़ानदान तुम्हारा उड़ा देंगे बाद में, तो वो लड़की क्या कहेगी? वो तो यही कहेगी ना कि 14 चेहरे होते हैं कि मैं नहीं पहचानती। गरीब आदमी कहाँ जाए? सवाल तो मेरा ये है इस रियासत ने क्या दिया प्रोटेक्शन? ये दबाव ही है, ये दबाव है। इस दबाव की वजह से ही ये लग रहा है कि उन्होंने अब ये सारा केस ही जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन पिछले दिनों तो ये बात भी आई थी ना कि रियासत इसमें फरीक बनेगी। क्या रियासत इस सारे मामले में अब अपना किरदार अदा करेगी? सरकारी वकील जब आएंगे सामने, क्या वो इस केस को लड़ेंगे? और ऐसी सूरत हाल में कि जबकि लड़का लड़की दोनों जो हैं वो एक तरह का अब इस केस को लड़ना ही नहीं चाहते, यानी कि वो कह रहे हैं वो है ही नहीं, ना वो लड़का है ना ये लड़की है, ना ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे वो, तो यानी कि वो जब वो जो मुतासरा फरीक है वो कह रहे हैं तो वो उनके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि वाकया उनके नज़दीक हुआ ही नहीं है। मैं ये बात इसलिए आपसे इसलिए कर रहा हूँ सदीक साजिद के बहुत सारे लोग, आज जब मैं सोशल मीडिया पर उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि देखें जी फिर अदालतें कैसे सज़ा दें, विक्टिम्स को हौसला करना चाहिए, उनको मजबूती से खड़े रहना चाहिए। ये शायद उन लोगों के लिए बात करना बहुत आसान है जो विक्टिम नहीं है, जो ताकतवर हैं, जो मुआशरे में जिनको कुछ आसूदगी है। लेकिन एक गरीब फैमिली जिनको ताकतवर लोग ये कहें कि अगर फ़ैसला ऐसे हो गया तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, मैं ये एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, वो क्या करेंगे आके? ये रियासत क्या उनको प्रोटेक्शन देती है? ये तो सड़क पर चलते बंदे को प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पर तो लोगों को उठा के ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कहाँ फेंका उनको। तो कौन आके इंसाफ के लिए इतने ताकतवर लोगों के सामने लड़ेगा? ये दिखाई तो यही देता है। अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल देखो वो शाहरुख रतोई वाले मामले में क्या जवाब दिया। उन्होंने भी बोला कि हमारा जो निज़ाम है, उन्होंने कहा इस्लामाबाद की जेलों में भी ऐसा होता है, लाहौर में भी और कराची की जेलों में, सारे जेलों में ऐसा तो दो कानून चलते हैं, गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक ले फिर मैं आता हूँ, आपसे भी बात करूँगा। और इन द मीन टाइम मैं कोशिश करता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी टीम से कि आपकी ऑडियो ठीक कर लें। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के निज़ाम पर बात हो रही है जहाँ पर गरीब को कुछ नहीं मिल रहा, और अगर कोई इस निज़ाम की ख़राबियों की निशानदेही करता है तो उसके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता है। नूर आलम खान PTI के रुकन असम्बली, उन्होंने जब इस सारे एक मुआशरे के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीर खींची और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पर की, उसको बुनियाद बनाया, तो उनके साथ क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले ज़रा सुन लें उन्होंने कहा क्या था जिसकी बिना पर ये ताकतवर लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए। ये 3 रोज़ जिसमें ज़ाहिर है हुकूमती वज़रा थे, लेकिन ताकतवर लोग अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। सदीक साजिद साहब, तमाम कमेटियों से आप ही की ये खबर थी आज कि उनके नाम निकाल दिए गए हैं और बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि उनको एक निशाना मिसाल बनाई जाएगी, इतनी सज़ा दी जाएगी, इसलिए कि उन्होंने गरीब की बात की। निशान इबरत उनको बना दिया गया। ये जो रियासत मदीना की बात करते हैं इमरान खान साहब, और फिर ये जो मसावात की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पता नहीं इक़्तिदार में आकर ये हुक्मरान जो हैं वो अमर क्यों बन जाते हैं, डिक्टेटर क्यों बन जाते हैं।
और उसको पहले नोटिस दिया और उसके बाद अमर डोगर साहब ने जनाब चीफ अपने स्पीकर को लेटर लिखा और स्पीकर ने 24 घंटे भी लगाए और उससे पूछे बगैर उनकी, ठीक है स्पीकर चेंज कर सकता है, उसका इख्तियार होता है, वो किसी की कमेटी की रुकनीयत किसी दूसरी कमेटी में कर सकता है, लेकिन उनको नहीं, ये आप ना कहें स्पीकर तो कर सकता है, लेकिन ये स्पीकर ने तो नहीं किया ना, ये तो कहीं से जो भी आई हदायत वो की ना उन्होंने स्पीक किया, तो स्पीकर ने ना जी, नोटिफिकेशन तो स्पीकर ने किया, लेकिन चीफ व्हिप वो पार्टी का है, वो तहरीक इंसाफ का, तो उन्होंने ज़ाहिर रिकमेंड किया, तो जो मुमी तरीकाकार होता है यही है, लेकिन ये असम्बली ही इख्तियार स्पीकर को देती है। वो आपकी बात ठीक है कि हदायत जिस जगह से आई आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं थी कि इतना बड़ा जुर्म कर दिया उसने ये बात करके। पहले पार्लिमानी पार्टी में बात की, फिर उसने कौमी असम्बली में बात की कि फ्रंट रो में बैठे 3 जो वुज़रा हैं, जो तीन लाइनों में बैठे जो लोग हैं उनके नाम सुनने के लिए, तनकीद सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी, वेस्ट की डेमोक्रेसी, लेकिन अपने ऊपर तनकीद अगर है तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये सारी जो सूरत हाल है ना आज, क्योंकि मुन्नू भाई के लिए एक स्पेशल दिन था, तो हिम्मत करनी पड़ती है अपने मामलात को तब्दील करने के लिए। उनकी एक नज़म है जिसमें वो ये कहते हैं कि जिंदा रहने ਲਈ जीवन ਲਈ मरना पैदा है। आइए ज़रा आपको मैं वो सुनवा दूँ। मुन्नू भाई की जो नज़म है वो रेडी नहीं है इनके पास, और लेकिन आज उनका मैं चाह रहा था कि सदीक साजिद इस पर बात कर लें। पाकिस्तान का जो मामलात हैं उनके हवाले से जो ये सारी सिचुएशन है, क्या व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? आम आदमी के लिए क्या है फिर? आम आदमी के लिए अब है ही कुछ नहीं। आम आदमी की जो बात करेगा यहाँ पे रहकर उसका आपने देख लिया अंजाम, लेकिन वो भी हालांकि बेचारे उनको कोविड हुआ है नूर आलम को, यानी कि आप ये अंदाज़ा करें समी साहब कि एक तरफ वज़ीर दिफा जो KPK का PTI का सदर है वो उनको शोकाज नोटिस देता है, उनको 7 दिन का जवाब मांगा जाता है और अभी 7 दिन पूरे भी नहीं होते, उनकी जो है वो PSC की जो रुकनीयत है वो ख़त्म कर दी जाती है। इतनी भी जल्दी जो है वो क्या थी? तो अभी तो ये इब्तिदा है। अभी तो सुना जा रहा है कि सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा उनको भी नोटिस जारी किया जा रहा है, और ये भी अब उसके साथ नथी कर रहे हैं कि जो बलदियाती इंतखाबात हुए खैबर पख्तूनख्वा में उसमें भी नूर आलम ने जो पार्टी पॉलिसी खिलाफ वर्जी की, ज़ीशान खानज़ादा ने भी की, तो उनके ऊपर भी जो है वो अब कार्रवाई का सोचा जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा चलने वाली नहीं। ये तो फिर आपका जो गुस्सा है, आपकी जो नाराज़गी है, तो इसका मतलब है जो भी कल कोई ये है ना, पार्टी के अंदर बात, इसका मतलब तो ये है कि क्योंकि परवेज़ खटक के साथ कुछ MNAs हैं वो ताकतवर है, तो ज़ाहिर है इमरान खान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको चैलेंज कर सके, तो इसलिए उसके सामने तो आप भीगी बिल्ली बन गए। लेकिन अब परवेज़ खटक को ये इख्तियार दे दिया कि वो नूर आलम को पकड़ के उस पर गुस्सा निकाल ले। ये तो एक यानी ये क्या है ये जो आपके साथ ये बात ये एक बात आप खुद भी इन सारी चीज़ों को बेहतर अंदाज से जानते हैं। एक MNA है पार्टी का और उसको शोकाज नोटिस मरकजी चेयरमैन या मरकजी सेक्रेटरी जनरल की जानब से जारी होने की बजाय पार्टी जो सूबाई पार्टी प्रेसिडेंट जारी कर रहा है, और उसमें कोई वजह नहीं लिख रहा, सिर्फ यही है कि बयानात आपने दिए जी, तो वो तो वही थे, तो वो तो उन्होंने चैलेंज तो उसको ठीक किया था। अच्छा, मैं जो मुन्नू भाई की जो मैं नजर चाहता हूँ ना वज़रा, क्योंकि सईद काजी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जी, वो सुनवा दीजिए ज़रा। सईद काजी, मुन्नू भाई को सुना आपने, आज उनकी बरसी है, लेकिन ये हालात तो वही हैं जो सारी ज़िंदगी जिसके लिए वो लड़ते रहे। ये सारे चोरों के अजीज़ हैं, सारे मिल के चोरियाँ करते हैं और अदालतों में जाके बेचारे गरीब विक्टिम ये कहते हैं जी जनाब हम तो, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें अब माफ़ कर दें। व्हाट डू यू से सईद काजी? देखिए, एक तो मुन्नू भाई से आप जानते हैं हमारी एक 1985 से उनके साथ एक रही है, रिश्ता रहा है, और हाल ही कोई ऐसा वीकेंड या रात शाम होती जब हम मिलकर पार्टी नहीं किया करते थे। तो ये जो उन्होंने सिचुएशन की है, असल में ये जो मैं खास उनका मिसरा था, ये अगर आप गौर करें तो ये जो बज़ाहिर रोजाना टीवी पर लड़ते हैं, इनके आपस में बड़े रिश्ते होते हैं। इनके बच्चे
एक आपस में दे आर वेट, और वो एक ही तबका, एक ही शराफिया है जो कि तकरीबन जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक कहता है कि $17 बिलियन का ये मिल के टीका लगाते हैं इस मुल्क के अवाम को, और फिर उस अपने अल्ले तल्लों के लिए ये कर्ज लेते हैं तो हम वापस करते हैं, हमारे नाम पे कर्ज लेते हैं, खाते हैं, आप आ जाते हैं दूसरी तरफ। आज की खबर देखें, वो जो विक्टिम थे, लड़की जिसको एक प्रॉपर्टी डीलर ने जो है वो मुबैना तौर पर मोलेस्ट भी किया था, उन्होंने कहा यार हमारी जान छोड़ दो आप। ये है जो शाहरुख जतोई था, वो कौन था? यहाँ एक ये उस्मान मिर्जा है और शाहरुख, ये इनके सामने बेबस है। ये इतनी बड़ी स्टेट जो 7-8 हज़ार बिलियन का चेक समझ लेती है और फिर कई बिलियन डॉलर के कर्जे हमारे नाम पे लेती है, तो ये इनके हाथ में जो ये उनकी एक मुन्नू भाई की नज़्म मुसलसल भी थी, अगर आपको याद हो कि अजय क़यामत नहीं आई, जो से शुरू होती है गालबन उस दौर से, और मुझे बहुत से उसके मित्र जो है वो याद भी आ रहे हैं, चादर जनरल रानी जी के 4 दीवारी जालिब दी, वो आपको याद होगा। तो ये वही कहानी है जो बार बार चल रही है और ये चलती रहेगी एज लॉन्ग एज जो मैसेज है और अवाम है डार्क है। मुन्नू भाई एक इनकलाबी आदमी थे, जिस वक्त तक लोग जो है वो तारीख के अमल में तारीख का रुख अपने मफाद की तरफ नहीं मोड़ते, ये 0.1% लोग हमारा इस्तेमाल भी करते रहेंगे, टीवी टॉक शो पे इनके मफाद में तबसरे भी होते रहेंगे। ठीक है खाल आप जैसे लोग। सईद काजी, मेरे पास टाइम कम है, लेकिन ये एक जिद्दोजहद मुसलसल है और ये लड़ाई जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक गरीब अपने ही बंदों के साथ मिलकर इन अमीरों से अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे। ये तबकात की जंग है, 2 तबके हैं, एक अमीर और एक गरीब। गरीबों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये अमीर तबका उन्हें कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।